बच्चों, गोलोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 अभ्यास पेपर प्रथम है, विषय विज्ञान, कक्षा 10वीं का हम आज विस्तृत विवरण के रूप में आर्यन वैस एच.एस. बड़ोखर के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट्स करके। विद्यार्थियों के लिए निर्देश। इस पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प 1, 2, 3, 4 हैं। इनमें से केवल एक ही उत्तर देना है। विद्यार्थी रफ्तार के लिए इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। संगलन। इसका आंसर होगा संगलन। क्वेश्चन नंबर 2, जो चित्र में दिया गया है, जैसे लिखा हुआ है के फॉर पोटेशियम, एम जी फॉर मैग्नीशियम, बी फॉर बोरान, ए एल मतलब एल्युमिनियम। इसमें बोला गया उपरोक्त आवर्त सारणी में दिखाए गए तत्वों के धात्विक गुणधर्म का सही क्रम बताइए। तो धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम होता है किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है। अतः उत्तर 1 में विकल्प 1 सही है। तो विकल्प ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3, सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है, क्योंकि जब यह एक अम्ल के संपर्क में आता है तो उत्पन्न करेगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका सूत्र होता है CO2। इसका सूत्र होता है CO2। क्वेश्चन नंबर 4, अभिक्रिया CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन के साथ जब संयोग करके क्या बनाएगा, तो कॉपर और हाइड्रोजन बनाएगा, कॉपर और जल बनाएगा। H2O जल में ऑक्सीकृत हो और अपचयित पदार्थ क्रमशः हैं। इसमें आंसर हो जाएगा नंबर 2, H2 तथा कॉपर ऑक्साइड। H2 आंसर नंबर 2, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस और कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। इसमें अपचयित पदार्थ क्रमशः हैं, ये हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, बादल के परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम है। इसमें लिखा हुआ है परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम नंबर 1। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, द्रव से गैस। जैसे जल है उसका वाष्प बनकर फिर गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ के 1 मोल में उतने ही परमाणु या अणु या आयन होते हैं जितने परमाणु। इसका आंसर है 3, कार्बन के। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन के 12.0 ग्राम में हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 का है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, X, Y एवं Z तत्वों की परमाणु संख्याएं क्रमशः 8, 12 एवं 17 हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के हैं? Y एवं Z। यहाँ पर X का मतलब है ऑक्सीजन और Mg का मतलब है 12, जो दिखाई दे रहा है 12, मतलब इसका परमाणु क्रमांक तत्वों के परमाणु संख्याएं या क्रमांक हैं। तो ऑक्सीजन का होता है 8, मैग्नीशियम का होता है 12 और क्लोरीन का होता है 17 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक ही आवर्त में
एक ही आवर्त में कौन से तत्व हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वाई एवं जेड। वाई एवं जेड का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम और क्लोरीन, क्योंकि एक ही तत्व में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 अपन लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 2 नंबर। सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की एथेनॉल और CH3CH2OH के साथ अभिक्रिया करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं अपन लोग। 9 का आंसर होगा आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है। M क्या है? M क्या है पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो M का मतलब है एल्युमिनियम। M का मतलब है एल्युमिनियम, इसलिए प्रश्न नंबर 3 का आंसर 3 होगा, एल्यूमिनियम। अब अपन लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का अनुपात द्रव्यमान के रूप में है। तो इसका अनुपात हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2, 1:16। यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, इसलिए 1:16 इसका आंसर होगा। अब अपन लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में है हम सक्रियता के धातुओं के ऑक्साइडों के कोक के द्वारा अपचयन में एक गैस उत्पाद के रूप में निकलती है। निःश्वसन करने पर यह गैस अब बहुत अधिक विषैली होती है। यह कौन सी गैस है? तो इसमें विषैली गैस आपका CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या, इन सब से बड़ा होता है द्रव्यमान संख्या, क्योंकि लगभग परमाणु संख्या के बराबर नहीं होता है। परमाणु संख्या के बराबर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या लगभग दोगुने के रूप में, दोगुने मतलब दोगुने मान के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए परमाणु क्रमांक 4 है तो उसका द्रव्यमान संख्या लगभग उसका 8 के बराबर होगा। अब अपन लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? प्रश्न नंबर 13 यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? तो प्रश्न नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 3 यानी जिंक प्लस आयरन सल्फेट इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं। 2 पदार्थ P एवं Q आपस में अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विकल्प है? 4 नंबर। अब प्रश्न नंबर 15, जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसका pH मान पर क्या प्रभाव होता है? वैसे भी जानते हैं कि दूध का जब pH मान हल्का क्षारीय होता है, मतलब 7 से अधिक होता है, लेकिन जब दही में परिवर्तित हो जाता है तो अम्लता आ जाता है, यानी pH मान उसका घट जाता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से pH मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का जली विलयन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जिसका सूत्र है सिल्वर नाइट्रेट के जली विलयन से अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रियाओं से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसका आंसर हो जाएगा
फर्स्ट नंबर यानी 1 एवं 3, 1 एवं 3, 1 एवं 3। अब प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि न हो, मतलब आप लोगों को पहले ही बताए थे कक्षा 10वीं में कि जो जितने भी वसा और तेल से छने हुए पदार्थ होते हैं उनमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल के, उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल के, जैसे मान लीजिए पन्नी हो गई, इसमें जो O2 है O2 को हटा देंगे और इसमें अपन लोग नाइट्रोजन गैस भर देंगे और इसलिए इसमें विकृत गंधिता जो कारण होता है, आलू एवं चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि न हो विकृत गंधिता, क्या ना हो विकृत गंधिता, मतलब तेल एवं वसा से बने हुए पदार्थ में अम्लीयता ना आने पाए, इसलिए उसको ऑक्सीजन गैस उस पन्नी से हटा के नाइट्रोजन गैस भर के उसको सुरक्षित कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा दिनों तक के लिए रखा जा सकता है। अब अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दो अलग अलग ऑक्साइड P एवं Q की अभिक्रिया निम्नलिखित है। नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, P क्षारक है एवं Q उभय धर्मी है। P क्षारक, जिसका क्षारक यानी जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, ऐसे पदार्थ को क्षारक बोलते हैं। और जिसका पदार्थ जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है उसको अम्ल बोलते हैं, और जो 7 होता है उसको उदासीन यानी लवण बोलते हैं। और Q का मतलब उभयधर्मी, मतलब वो उसका pH वैल्यू 7 होगा, इसलिए इसका आंसर 4 नंबर होगा। अब अपन लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। R एक सफ़ेद पदार्थ है जो कि केक बनाने में उपयोग किया जाता है। गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प एवं एक सफ़ेद ठोस पदार्थ यश देता है जो क्षारकीय प्रकृति का है। R और S की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जल के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होगी। तो इसमें जल के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब अपन लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अत्यंत विषैली गैस ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3, को आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह हमारे, आप वैसे भी जानते होंगे कि ओजोन गैस जो होता है, ओजोन परत जो क्या होता है, ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों को ऊपर ही सोख लेता है, जो धरती पर नहीं आने देता है, जिससे अपन लोगों को त्वची रोग, कैंसर रोग आदि, मतलब पराबैंगनी हानिकारक किरणों से होने वाले रोग से हम लोगों की सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमें 21 का, हमें वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर UV अल्ट्रावायलेट किरण, मतलब पराबैंगनी किरण विकिरण से रक्षा करती है। अपन लोग अब चलते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में होगा, रहमान ने 2 परख नलियों में तैयार चूने का पानी लिया है और इन पर क और ख चिन्हित किया। उसने क में एक्स्ट्रा तरल पदार्थ रहने दिया गया है। कुछ मिनटों के पश्चात क के चूने का पानी दुधिया हो जाता है। इससे यह साबित होता है कि निःश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है संकेत यानी सूत्र CO2। अपन लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। हमारे मुख में जो तरल स्रावित होता है और भोजन में मिलकर उसे चिकना व आसानी से निगलने वाला बना देता है, वह होता है लार।
सभी मनुष्यों के मुंह में लाला ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लार रस निकलता है, जो भोजन को पचने में सहायता करता है। मतलब जो मुख से ग्रास नली होते हुए अमाशय में पहुंचता है, जिससे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मुख में लाला ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लार निकलता है, जो भोजन को एकदम मिला के रखता है और उसको अपने रास्ते में कोई तकलीफ ना हो और क्रमशः बढ़ता जाए। मुख से भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है और इसके बाद ग्रास का होते हुए अमाशय में चला जाता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है और जैसे ही भोजन 3 से 4 घंटे के बाद छोटी आँत फिर बड़ी आँत फिर गुदा के द्वारा फिर निकल जाता है। लगभग भोजन को पाचन में लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। इसलिए हमारे मुख में जो तरल स्रावित होता है, भोजन में मिलकर उसे चिकना और आसानी से निगलने वाला बना देता है, इसलिए इसका आंसर लार होगा। अब अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, अग्न्याशिक यानी पेनक्रियाटिक एंजाइम की पहचान कीजिए जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। इसका उत्तर होगा नंबर 1 ट्रिप्सिन। नंबर 1 ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक प्रकार की एंजाइम है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, इसलिए 24 का आंसर पहला होगा। अब अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन तथा अनुशीतलन दाब क्रमशः है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 mmHg तथा 80 mmHg। गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाने पर निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित होगी। अब वैसे भी समझ रहे हैं कि जब किसी पौधे की पत्ती में वैसलीन लगा देंगे तो यानी वो सूर्य की ग्रहण को नहीं अवशोषित कर पाएगा, सूर्य की रोशनी को अवशोषित नहीं कर पाएगा, जिससे उनका न तो श्वसन हो पाएगा, न तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगी, न तो वो उत्सर्जित कोई मल पदार्थ कर पाएंगे, न तो वाष्पोत्सर्जन हो पाएगा। इसलिए ये सभी प्रभावित होंगे, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। क्योंकि श्वसन के लिए पत्तों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र बोलते हैं, जिससे पेड़ पौधों के अपने श्वसन के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में CO2 का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और उत्सर्जन के लिए भी छिद्र जब बंद हो जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, वाष्पोत्सर्जन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए बस प्रश्न नंबर 26 का आंसर 4 होगा। उपरोक्त सभी यानी श्वसन भी रुकावट में आ जाएगा और प्रकाश संश्लेषण भी रुक जाएगी, उत्सर्जन भी रुक जाएगा, वाष्पोत्सर्जन भी रुक जाएगा, यानी चारों पर प्रभावित करेगा। अब अपन लोग पहुँचेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है, सामान्यतः पादप दिन के समय ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। इसका कारण है, हम अपन लोग बच्चों के बीच में ही शुरू में ही बताए हैं कि पेड़ पौधे जैसे अपन लोग सुबह और शाम भोजन बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी सुबह और शाम को ही भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे अपने पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों में Mg नामक मतलब मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, इसमें क्लोरोफिल होता है, जिससे पेड़ पौधे हमें पत्तियां लगभग हरी दिखती हैं। पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल नामक धातु जो होता है, क्लोरोफिल नामक जो वर्णक होता है, इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जो कि सूर्य की रोशनी यानी लाल रोशनी को सबसे ज़्यादा अपनी ओर खींचने के लिए मानी जाती है। और भोजन पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनने की 2 रंगों में सबसे ज़्यादा होता है, नंबर 1 लाल रंग, फिर नीला रंग। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। पादप दिन में श्वसन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से करते हैं, जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। इसलिए पेड़ पौधे अपने स्थान से CO2 छोड़ते हैं O2 की जगह। O2 इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि शाम को प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती नहीं है, और जब भोजन बनता है तो O2 छोड़ते हैं, जब भोजन नहीं बनता है तो CO2 छोड़ते हैं। इसलिए सामान्यतः
वैज्ञानिक लोग बताए हैं कि पेड़ पौधों के नीचे रात्रि को सोने से घुटनशील महसूस होता है, क्योंकि पेड़ पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। इसलिए सामान्यतः पादप दिन के समय ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं। इसलिए दिन में पेड़ पौधों के नीचे सोना चाहिए, जिससे वो O2 देते हैं, इसलिए रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो CO2 देते हैं, जिससे घुटनशील महसूस होता है। यदि ज़्यादा समय तक रहेंगे तो घुटनशील महसूस करते करते यदि ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा तो मर भी सकते हैं। ठीक, अब अगला नंबर चलते हैं अपन लोग, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28, क्या होता है जब सूक्ष्म जैविकी संक्रमण के कारण जाइलम पोत, जाइलम बेसलज और पादप की वाहिकाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं। तो अपन लोग शुरू से ही बताए हैं कि पेड़ पौधों में जड़ें पाई जाती हैं। पेड़ पौधों की जड़ों में जाइलम होता है, जो कि पेड़ पौधों के जड़ों से जड़ क्या करते हैं, जल और पोषक तत्व को और खनिज लवण को अवशोषित करके पेड़ पौधों के जड़ में जाइलम पाया जाता है, जो कि अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। इसलिए इसमें आंसर नंबर 3 हो जाएगा कि जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाएगा, यानी रुक जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पौधों के पत्तियों में जब भोजन बनता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जब पौधों में होता है, तो पौधों के पत्तियों में फ्लोएम पाया जाता है, और जब पौधों में फ्लोएम पाया जाएगा पत्तियों में, तो उसी प्रकार से भोजन जब बन जाता है तो पौधों के विभिन्न भागों तक फ्लोएम नामक एक प्रकार की पत्तियों में पाई जाती है, जो कि पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाती है, फ्लोएम कहलाती है। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे साधारण सपाट। प्रश्न नंबर 29, साधारण सपाट एपीथीलियम जिसकी झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा चपटी एपीथीलियम। अब क्वेश्चन नंबर अपन लोग पढ़ते हैं 30 नंबर में, मनुष्यों में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इसका आंसर हो जाएगा नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। नर जनन तथा मादा जनन की कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, निषेचन क्रियाएं कहलाती हैं। अब अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है, एक परितंत्र में अपघटक का चयन करें। अपघटक यानी कवक आ जाएगा, इसमें आंसर में आ जाएगा कवक, क्योंकि कवक। 32 की ओर, टिहरी अथवा अलमती लिखा है। अलमाटी जैसे अनेक बांधों को ऊंचाई बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। निम्नलिखित में से उन सही कथनों पर चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का परिणाम हो सकते हैं। यानी जब इन बांधों को हम जब ऊपर की ओर कर देंगे, यानी इसमें जब ऊपर भीट उसके दीवालों को जब उसे मजबूत कर देंगे, ऊंचा कर देंगे, तो उससे आने वाले समस्त जल क्षेत्र का बढ़ाव बढ़ जाएगा, और जिससे कई नुकसान होंगे। नंबर इसमें 1, क्षेत्र का स्थलीय वनस्पति तथा जीव जंतु पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। और नंबर 2 में भी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को, घरेलू जानवरों को विस्थापित होना पड़ेगा। और नंबर 3 इसमें शामिल है वनों का कटाव। जब उस क्षेत्र में जब जल जमाव होने लगेगा तो लोग सोचेंगे कि तो डूब क्षेत्र में आ ही जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, वन को काट के लकड़ी को अपने घर में रख लेंगे। इसलिए इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 शामिल हो जाएंगे। ठीक, अब टिहरी बांध उत्तराखंड में है, अलमाती बांध हमारे समझ से आंध्र प्रदेश में है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अपन लोग चलते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर कह रहा है, चिपको आंदोलन से कौन सा महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया गया। तो चिपको आंदोलन पहला बात कि उत्तराखंड में चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जिसमें पेड़ पौधों को बचाने के लिए और वहाँ
इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, वन संरक्षण प्रयासों से समुदाय को सम्मिलित करना। मतलब वन संरक्षण प्रयासों से समुदाय को सम्मिलित करना, इसका आंसर हो जाएगा। और अपन लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। निम्न आरेख मनुष्य में लिंग निर्धारण का प्रारूप दर्शाता है। तो पहले में हम आप लोगों को बताए हैं, शुरू से ही बताए हैं कि जब यक्स होता है तो एक्स क्रोमोसोम जब मिलता है तो लड़की बनती है। क्या बनती है? लड़की। और जब यक्स और वाई मिलता है तो लड़का बनता है। लड़का बनता है। तो यहाँ पे पहले नंबर में देखिए यक्स और वाई मिल रहा है, यानी यहाँ पे पहला संतति क्या बन जाएगा? लड़का। क्या बन जाएगा? लड़का। और दूसरे में देखिए यक्स और वाई मिल रहा है तो नहीं, माफ़ कीजिए, इसमें थोड़ा सा यक्स और यक्स मिल रहा है ना, तो ये लड़की बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लड़की। और दूसरे में यक्स और वाई मिल रहा है तो लड़का बनेगा। क्या बनेगा? लड़का। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि यक्स से लड़की और यक्स वाई से लड़का बनता है। और देखिए अब तीसरे नंबर को देखिए, यक्स और यक्स तो क्या बन रहा है? लड़की। क्या बनेगी? लड़की। और यहाँ पे देखिए चौथे नंबर में यक्स और वाई मिल रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लड़का। तो यानी इसमें आंसर हो जाएगा पहले 34 नंबर का फर्स्ट में लड़की बनी है और फोर्थ में लड़का। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। फर्स्ट में लड़की और अंतिम में लड़का बना है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 35। चित्र में दिखाए गए जंतु के लक्षणों का परीक्षण करके इस वर्ग का चुनिए। अब इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले तो देखिए कि आर्थ्रोपोडा जो होता है, आर्थ्रोपोडा में पाँव पाए जाते हैं, मतलब उनके पैर रहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। उर्वरक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 की ओर। उर्वरक के संदर्भ में सही कथन को बताइए। तो उर्वरक के रूप में सही कथन है इसमें उर्वरक, इसमें आंसर तो पहले बात इसमें 3 नंबर होगा। आंसर नंबर 3, मतलब पहला और चौथा सही है। पहला उर्वरक व्यावसायिक तौर पर निर्मित पौधों के पोषक तत्व हैं जो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति करते हैं। और नंबर 4 में इसका सही है यह उत्तम वानस्पतिक वृद्धि को सुनिश्चित करता है। यह स्वस्थ पौधों को उन्नति प्रदान करता है। इसलिए 36 नंबर का आंसर नंबर 3 होगा, पहला और चौथा सही है। अब आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है निम्नलिखित में कौन सा खनिज पदार्थ विभिन्न जंतुओं के अंतः कंकाल तथा बाह्य कंकाल का निर्माण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 38 नंबर का पहला सही है। किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों तथा जंतुओं की विभिन्न जातियों का द्योतक है। मतलब जैव विविधता यह इंगित करता है कि किसी क्षेत्र में पादप और जंतुओं की दोनों को मतलब दर्शाता है, द्योतक है। अब आगे बढ़ते हैं 39 नंबर में। एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी है। एक गांव में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की कमी है, यानी पीने वाले जल की कमी है। इस गांव में निम्नलिखित में से किस रोग के फैलने की संभावना होती है? वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि जो हैजा होता है दूषित भोजन और दूषित जल के सेवन करने से होता है। तो इसका 39 नंबर का आंसर हैजा हो जाएगा, 4 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। अधिकांश पादप पशुओं के लिए आहार चारे का कार्य करते हैं। मतलब आहार चारे का कार्य करते हैं। निम्न में से किसे सामान्य चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? वैसे भी गांव देहात के लोग हैं अपन लोग, तो सब लोग जानते हैं कि गाय भैंस सबके घर में हैं। तो
जब गर्मियों के दिनों में यानी बरसात के दिनों में मई जून में कहीं नहीं होता है चारा, और उनको गाय भैंसों को सबको दूध चाहिए, और दूध के लिए अपन लोग उनको कृत्रिम रूप से एक प्रकार का घास उगाते हैं जिसको बोलते हैं बरसीम। क्या बोलते हैं? बरसीम। हरी हरी होती है और इसमें जिस पशुओं को खिलाते हैं तो दूध देने की क्षमता उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अपन लोग पहुँचते हैं 41 क्वेश्चन में। 41 नंबर का आंसर हो जाएगा, 41 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार एक क्षैतिज सतह x और y है। क्षैतिज x और यहाँ पे y है, रखे गए घर्षण रहित द्विआनत तल AOB है पर विचार करें। चित्रानुसार कांच की गोली आनत तल OA बिंदु P के छोड़ी जाती है और तल OB और H ऊंचाई की पहुंचती है। अब तल OB को पहले OC तक तथा इसके बाद OD के अनुदिश झुकाया जाता है और गोली को पुनः उसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का 4, तल के सभी स्थितियों में समान, क्योंकि ये तल से सभी स्थिति समान है। अब अपन लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर है। इसका क्वेश्चन है 42 नंबर का, एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कोई डाप्टर मतलब लेंस का इकाई है मापने का, इसको डाप्टर बोलते हैं। तो यहाँ डॉक्टर है, तो डॉक्टर 2.5 डाप्टर डी मतलब डॉक्टर क्षमता का लेंस निर्धारित करता है। इस लेंस का प्रकार तथा फोकस दूरी होगी क्रमशः होगी। इसका आंसर हो जाएगा इसमें अवतल लेंस 40 सेंटीमीटर। अब अपन लोग चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 43 में, एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 18 ओम है। ये ओम का साइन है, यूँ डिजाइन में रहे तो ओम का साइन माना जाता है। इसे 3 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि इन तीनों भागों में पार्श्वक्रम में जोड़ा जाए तो समझिए का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 2 ओम। अब क्वेश्चन नंबर अपन लोग 45 नंबर की ओर बढ़ते हैं। एक धावक R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 5 चक्कर लगाने में 30 सेकेंड का समय लेता है। धावक की चाल, तो धावक की चाल इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 10 पाई R बटा T। अब इस क्वेश्चन का सवाल बोर्ड में कराया जाएगा। कुछ जो कठिन सवाल हैं उनको बोर्ड में बताया जाएगा। यहाँ पे अब इतना होता है डायरेक्ट आंसर नंबर 44 का आंसर नंबर 2 10 पाई R बटा T। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45। कोई पिंड एक समान चाल से गतिशील है तथा वह पहले सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है और पिंड द्वारा 5वें सेकंड के अंत तक तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी इसमें हो जाएगा 250 मीटर। क्या हो जाएगा? कुल दूरी 250 मीटर, यानी 50 गुणे 5 तो 250, यह मतलब मीटर। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 में, किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान उल्टा है यानी दर्पण है, तो उसमें केवल इसका आंसर हो जाएगा केवल अवतल। अब क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं, यह लंबाई तथा ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध R है। इस चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता P को व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। RA बटा L से। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48। निम्नलिखित में से जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे, जड़त्व का जिस वस्तु का जितना वजन होगा उस वस्तु का उतना ही जड़त्व होता है। तो सब लोग जानते हैं, वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 नंबर में देखते हैं
कि निम्न सारणी चार वस्तुओं ए बी सी तथा डी द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेकंड में तय की गई दूरियां निम्न सारणी में दी गई हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा, इसमें सब में देखिए सी कॉलम में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर सब में दिया है, अतः इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अतः इसका आंसर सी, इसमें क्या हो जाएगा सी। अब अपन लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। अपन 50 की ओर बढ़ रहे हैं। 50 में है 10 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाया गया है। वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है। बल द्वारा किया गया कार्य है, बल द्वारा किया गया कार्य है तो 20.0 जे मतलब जूल, जे मतलब जूल। अब क्वेश्चन नंबर अपन लोग चलते हैं 51 नंबर में। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई चालक ए बी चुंबक एम के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर 3। ए बी के विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है, जो कि गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। लकड़ी का एक गुटका जल में तैर रहा है। गुटके पर लगने वाला उत्प्लावन बल, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, विस्थापित जल के भार के बराबर ऊपर की ओर लगता है। अब आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है और तथा है 0.1 सी का कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य 0.2 जे जूल होगा, 0.2 जे जूल होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 की ओर। किसी विद्युत परिपथ के लघु पथन में विद्युत धारा अकस्मात तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अधिक हो जाता है, क्योंकि विद्युत में तार और उदासीन तार पर तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाते हैं, इसलिए ऐसा लघु पतन में विद्युत परिपथ के लघु पतन में विद्युत धारा अकस्मात कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 55, इसमें है क्रिकेट की किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया है। निम्न में से कौन सा ग्राफ गेंद की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई में वृद्धि के साथ परिवर्तन को सही दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि बी नंबर में देखिए सीधे डायरेक्ट ओ से लेकर सीधे गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आगे की ओर चलते हैं 56 नंबर। कौन सा नंबर? 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56। प्रकाश की कोई किरण वायु से जल में और फिर जल से कांच में गमन करती है, किरण मुड़ जाती है। वैसे भी अपवर्तन का नियम होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है, और जैसे ही फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे दोनों सघन हैं, जल भी सघन है, कांच भी सघन है, तो इसलिए दोनों में प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाएंगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जल तथा कांच दोनों में अविलंब की ओर होगी। अब आगे की ओर जाते हैं। आगे की ओर 57 नंबर क्वेश्चन है। किसी समतल सतह पर कोई ध्वनि तरंग AO बिंदु O पर चित्रित में दर्शाए अनुसार आपतित है। यह तरंग OB के अनुदिश परावर्तित होती है। चित्र में दर्शाए कोणों के बीच सही संबंध है।
तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे या फिर कहीं भी जाती है तो जितने कोण पे आपतित होती है उतने कोण पर परावर्तित हो जाती है, और जितने कोण में आपतन कोण बनता है उतना ही परावर्तन कोण बनता है। इसलिए कोण इसमें 57 में हो जाएगा आपका आंसर 2 नंबर, क्योंकि 2 3 का कोण बना हुआ है, तो इसलिए कोण नंबर 2 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में इसमें आंसर हो जाएगा कोण 2 बराबर कोण 3। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग 58 नंबर। चित्र में दर्शाए परिपथ में धारा I का मान है, धारा I का मान है इसमें 0. इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। अब अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। किसी गेंद को ऊंचाई से गिराया गया, गेंद द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी है, तो g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड लीजिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आंसर है 59 का, तो इसमें आ जाएगा आंसर 80। क्या आ जाएगा आंसर 80, यानी 2 नंबर 80 मीटर। अब अपन लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं 60 की ओर। 3 खुरदुरी पृष्ठों A, B तथा C पर बारी बारी से प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड से लुढ़काया जाता है। तीनों स्थितियों में के वेग समय ग्राफ चित्र में दर्शाए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ C, क्योंकि C से सीधे देखिए 12 मीटर सेकंड पर ऊपर की ओर जा रहा है, और इनमें सबसे इन तीनों चित्रों में इसका कम ही दर्शाया गया है, मतलब ऊपर की ओर। ये 8 से गया है, टाइम ज़्यादा लगाया है, 8 मिनट टाइम सेकंड में गया है। ये नंबर में देखिए 8 सेकंड में 12 मीटर गया है, मीटर पर सेकंड चल रहा है। और बी नंबर में देखिए 6 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 6। और इसमें सी नंबर में देखिए तो इसमें 4 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड चल गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। पृष्ठ सी द्वारा लगाया गया बल अधिक है। लोक शिक्षण वाले से नेशनल अचीवमेंट सर्वे मतलब नास के सभी पेपर हल कर लिए हैं अभी।